NCERT कक्षा 6 हमारा आवास चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र संख्या 3.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये आधे भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है जो कि सूर्य का है, और आधा भाग में प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र संख्या 3.2 में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अक्ष जो है पृथ्वी का, ये बिल्कुल अलग है। अपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो प्रदीप्ति वृत्त जो होता है वह कहीं न कहीं अक्ष के से बराबर का भाग नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए बताया है कि सूर्य कैसे इसके पीछे, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ता है कि आधे भाग में अंधेरा हो जाता है और आधे भाग में प्रकाश हो जाता है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ने तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखिए कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर से पढ़ा था कि पृथ्वी को बाएं से दाएं की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर होता चला जाएगा और यह सूर्यास्त है। यहाँ पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल बनाया गया है। यहाँ पर पिछले में पढ़ी गई रेखाएं जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को दिखाया गया है। पृथ्वी के कक्षीय समतल को दिखाया गया है तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक अक्षीय रेखा को दिखाया गया है जो पृथ्वी का अक्ष है, जो 66 से 1/2 अंश का कोण पृथ्वी के कक्षीय समतल से बना रहा है। तथा यदि ये पूछा जाए पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है वो पृथ्वी के कक्षीय अक्ष से 66 से 1/2 अंश का कोण बनाता है, और पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब है वो पृथ्वी के अक्ष से कितना कोण बनाता है, तो वह 23 से 1/2 कोण बनाता है। उसको 90 डिग्री में से इसको घटा दिया जाता है तो हमको ये कोण प्राप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं, देखिए एक चीज़ दिया है, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं,
तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। और जब हम लोग 6 घंटे जोड़ते हैं तो उससे हमको एक दिन और प्राप्त होता है, जो कि 6 को 4 बार जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसलिए एक लीप ईयर हम लोग मनाते हैं, जब एक दिन जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि 366 दिन होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष एक 366 दिन का वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 28 से 29 की हो जाती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं का क्रम दिखाया गया है, किस प्रकार से पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और यदि ये कहा जाए कि ऋतुओं में परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो पृथ्वी का परिक्रमण ऋतुओं में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। और इस पूरे पाठ को आगे के पढ़ने के क्रम में समझाया गया है। इसको हम लोग लास्ट में जा कर के एक बार समराइज करते हुए भी समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे के पाठ को कंटिन्यू करते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो एक लीप वर्ष के विषय में ये भी है कि प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है, और यदि किसी वर्ष की संख्या को 4 से भाग देते हैं, यदि वो पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो संबंध वर्ष जो होता है वह लीप वर्ष कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग देखें अगर, तो 2023 तो नहीं, 2024 जो होगा वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, और इसलिए 2024 लीप वर्ष होगा, और 2024 में फरवरी जो होगी वो 29 की होगी। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये यहाँ पर इस चित्र की बात कर रहे हैं, एक ही कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, तो अभी बाएं की तरफ है तो दाहिने तरफ झुकाव है, और बाएं की तरफ चली गई तो झुकाव जो उसका बाएं तरफ हो जाए। पृथ्वी अपने अक्ष के दाहिने की तरफ झुकी हुई अधिक है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी जल्दी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था RO में कि भारत में सामान्यतः जो हिंदी के महीने होते हैं उनके अनुसार जो ऋतुएं होती हैं वो किस प्रकार से विभाजित होती हैं। तो उसमें ये जो ऑप्शन दिया यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, तो इसमें ये ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठा के आ गए थे पेपर में। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक त्रिभुज कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। इस आकृति को समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि एक जो हमारी पिन है वो सूर्य है, दूसरी पिन जो है वो पृथ्वी है। इन दोनों पिनों के बीच में एक बल काम करता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप जो पृथ्वी है वो सूर्य से एक तरीके से खिंचाव के साथ जुड़ी हुई है, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह 2 केंद्रों के मध्य में एक ऐसे क्षेत्र की रचना करती है जिसे हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। चित्र संख्या 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव
रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब ये पूरी अवस्था को समझाने की कोशिश की गई, जो कि 21 जून की अवस्था है, उत्तरी अयनांत कहते हैं। मुख्य रूप से यदि भारत को देखा जाए मैप में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ स्थित है। इसलिए जो 21 जून का ये सबसे बड़ा दिन होता है, इसका जो प्रभाव है ये भारत में भी इसका महसूस किया जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और हमारे यहाँ पर भारत में शीत ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे और बताया गया है कि कुछ करके सीखने के लिए, जैसे एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहाँ से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो यदि कहा जाए कि अगर पृथ्वी गति नहीं करती, या पृथ्वी का जो अपने अंश पे झुकाव है उसमें 66 से 1/2 अंश की जगह पे किसी और अंश पे कम या ज़्यादा पे झुकी हुई होती, तो शायद हमारे यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होता, ऋतुएं अलग तरीके की होती, या हो सकता है कि ऋतुएं ही नहीं होती या जीवन ही संभव नहीं होता। अब इस चैप्टर में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कुछ। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66 से 1/2 अंश। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना घूर्णन है। तथा परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तथा अपने लिए परिक्रमण के काल में भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अब आप पता करिएगा कि क्या सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमते हैं, या कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। लीप वर्ष क्या है? पृथ्वी अपना एक घूर्णन 365 से 1/4, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण 365 से 1/4 दिनों में पूरा करती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हम लोग 365 का मानते हैं, तो 1/4 दिन को हम लोग छोड़ देते हैं।
तो प्रति चौथे वर्ष 1/4 दिन के हिसाब से वो एक दिन बढ़ जाता है। ये जो एक दिन बढ़ जाता है यही फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि फरवरी 28 की जगह उस वर्ष 29 की हो जाती है। और इसी वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष की और पहचानने का तरीका क्या है, यदि हम किसी वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं, जो कि वही 6 वर्षों के 6 घंटे के 4 समयों को जोड़ करके 24 घंटे का एक समय बनता है, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं 4 से भाग दे करके कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। उत्तर और दक्षिणी अयनांत में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत का तात्पर्य इस बात से है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं उनके लंबवत पड़ने से है, सीधी पड़ने से है, जिससे कारण कि वहाँ पर जो पूरे वर्ष का दिन होता है सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत का जो दिवस है वो 21 जून को होता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी अयनांत में होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, लेकिन लंबवत कहाँ पड़ेंगी, तो यदि उत्तरी गोलार्ध में बात की जाए तो कर्क रेखा पर पड़ेंगी लंबवत, और दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। और इस हिस्से में इस धूप होती है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और ये दिन 22-23 ये दिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि जो सूर्य है वो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच पूरे वर्ष भ्रमण करता रहता है, और जब एक चक्कर पूरा करता है तो इस प्रकार से एक वर्ष पूरा हो जाता है। विषुव क्या है? विषुव एक ऐसी अवस्था है जिसमें सूर्य की किरणें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने के कारण भूमध्य रेखा पर पूरे उस समय सबसे लंबा दिन होता है, और ऐसी घटना वर्ष में 2 बार होती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और इसके कारण इन दिनों में क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, यानी कि दिन और रात की अवधि समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिणी का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो ऐसा पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण है। सूर्य का जो भाग पृथ्वी का जो भाग सूर्य के समक्ष पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, तथा जो भाग समक्ष नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है। और ये दिन रात को जो विभाजित करने वाली रेखा होती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये जो अंतर होता है, इस अंतर के कारण ही हम ये पाते हैं कि जो पृथ्वी के पर उत्तर और दक्षिण के अयनांत होते हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों ऐसा होता है? एक चीज़ हमने पिछले प्रश्न में स्पष्ट समझा था कि उत्तर और दक्षिणी अयनांतों के बीच में होता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य वर्ष भर भ्रमण करता रहता है, और सूर्य का प्रकाश कभी भी ध्रुवों पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि हम लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट में जो टार्च वाला एक्सपेरिमेंट था पिछले चैप्टर में उसमें समझा था कि जब हम लोग किसी वस्तु पर या किसी स्थान पर टार्च को एक सीधी रेखा में जलाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा ऊष्मा पहुँचती है, और यदि हम तिरछे जलाते हैं तो वहाँ पे कम प्रकाश और वहाँ पे अधिक क्षेत्र पर प्रकाश तो पहुँचता है, किंतु वहाँ पे जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो कम होती है। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ध्रुवों पर नहीं पहुँचता है, इसलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य पूर्णतः उत्तरी अयनांत में होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, और जब सूर्य पूर्णतः दक्षिणी अयनांत में होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है।
और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। टिक करिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पे चारों गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से तात्पर्य है कि पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होने से। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा वर्ष में 2 दिन होता है, एक 23 सितंबर को होता है और दूसरा 21 मार्च को होता है। तो हमारे ऑप्शन में 21 मार्च दिया गया है, जिसमें 21 जून भी दिया है जो कि उत्तरी अयनांत का मान है। उत्तरी अयनांत इस दिन होता है 21 जून को, तथा 22 दिसंबर दिया है जिस दिन दक्षिणी अयनांत होता है, तथा दक्षिणी ध्रुव पर जो दक्षिण में स्थित रेखा है मकर रेखा, उस पर जो सूर्य हो लंबवत पड़ता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। भारत में क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो शीत ऋतु में मनाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है जापान के विषय में, तो जापान में भी क्रिसमस यदि मनाया जाएगा तो भी शीत ऋतु मनाया जाएगा, क्योंकि जापान उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 माना जाता है। 1/4 जो वर्ष का दिन होता है देते हैं, जो कि 4 वर्षों में एक दिन के बराबर बढ़ के जुड़ जाता है। तो इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष 365 में एक दिन बढ़ा देते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो इससे एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे कक्षा में घूमती है? तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं। अब आगे आए कुछ करें, ये चीज़ कहा गया है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करके आप लोग इसको कर सकते हैं, चाहे आप इसको चित्र को बना भी सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इनको एक बार अवश्य समझें। इससे प्रश्न तो नहीं आते, किंतु अपनी समझ में बेहतर अपनी जो आपकी समझ होती है विषय वस्तु का स्तर पर वो अच्छी हो जाती है। प्रत्येक में पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। आप एक चित्र बना सकते हैं। प्रत्येक महीने की किस तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब इस सब प्रश्न को करना, किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं और किन महीनों में दिन और रातें लगभग बराबर होती हैं, तो एक प्रकार से ये अभ्यास के लिए दिया गया है। यहाँ पे खेल दिया गया बच्चों को खेल खेलने के लिए, जिससे बच्चों को ये समझ को बेहतर में विकास होता है। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक है, तो ये सामान्य रूप से बच्चों के लिए ही है। अब इसमें वो है, पहला है धागे से एक छल्ले की मदद से 2 पिनों को नज़दीक एवं दूर रखकर विभिन्न आकार के दीर्घवृत्त बनाएं। ध्यान दें दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कि आपके लिए भी बहुत कुछ है कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। ऐसी कौन सी डिस्टेंस होगी कि जब दीर्घवृत्त जो है वो वृत्त बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बीच की जो दूरी है, 2 कीलों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो दीर्घवृत्त का आकार बढ़ता जाएगा, और बीच की जो दूरी है वो घटती जाएगी तो दीर्घवृत्त का आकार छोटा होता जाएगा। ये ग्रहों के विषय में भी है। किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर लगाकर खड़ी कर दें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती हो।
अब ये एक्सपेरिमेंट है, आगे लिखा हुआ है इसके विषय में, आप इसको पढ़ के इसको कर सकते हैं।